हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो नया टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो टॉपिक होगा नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर। आपको पता होना चाहिए नॉन होमोजीनियस से पहले मैंने होमोजीनियस लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर आपको बताया था। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में डिफरेंस भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी एक बार डिफरेंस दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ कि अगर जो डेरिवेटिव दिए होते हैं, जो डी या डी डैश की टर्म्स दी होती हैं, अगर सभी डेरिवेटिव्स का जो ऑर्डर है यानी जितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है वो सब में बराबर हो, सभी टर्म्स के अंदर बराबर हो, तो या आप ऐसे भी कह सकते हैं इफ़ द ऑर्डर ऑफ ईच डेरिवेटिव इज सेम देन द differential equation is called homogeneous, or if the order of each derivative is not same then the differential equation is called non homogeneous। तो लीनियर के लिए अलग डेफिनेशन है, कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए अलग डेफिनेशन है, हायर ऑर्डर के लिए अलग डेफिनेशन है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। लीनियर का मतलब क्या होना चाहिए कि सभी डेरिवेटिव्स की डिग्री 1 होनी चाहिए और वो प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए। कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के लिए उनके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट होने चाहिए। हायर ऑर्डर के लिए 2 या मोर देन 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। नॉन होमोजीनियस के लिए आपको क्या होना चाहिए कि सभी डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है यानी कि जितनी बार उनको डिफरेंशिएट किया गया है वो सब इक्वल ना हो, वो अलग अलग होने चाहिए। तो उसके लिए हम बात कर लेते हैं ए, यहीं से स्टार्ट करते हैं लीनियर से, इसको नॉन होमोजीनियस को हटा देते हैं। ए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट is said to be non-homogeneous if the order of each derivative is not same। केवल डिफरेंस होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस में ये एक वर्ड का डिफरेंस है, इज सेम और इज नॉट सेम। ठीक है, अगर इज सेम होगा तो होमोजीनियस होगा और इज नॉट सेम होगा तो नॉन होमोजीनियस होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, del 2 z ओवर del x स्क्वायर प्लस, या ऐसे ले लीजिए, माइनस del 2 z ओवर del y स्क्वायर प्लस del z बाई del x माइनस del z बाई del y इक्वल टू सम फंक्शन फाई एक्स वाई। वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब आप सोचिए कि अगर इस फर्स्ट वाले डेरिवेटिव की बात की जाए तो इसका ऑर्डर कितना है बच्चे? 2। इसकी बात की जाए तो इसका ऑर्डर भी कितना है? 2। बट अगर आप यहां आते हैं तो इसका ऑर्डर कितना है? 1। और इसका ऑर्डर कितना है? 1। जबकि होमोजीनियस में क्या था कि ये जितने भी डेरिवेटिव दिए होते थे सबका सेम ऑर्डर होता था। मान लीजिए इसका 2 है तो इसका भी 2 होता था, इसका भी 2 होता था, इसका भी 2 होता था, तो सभी डेरिवेटिव्स का ऑर्डर क्या होता था? सेम होता था। तो इसलिए हम उसको बोलते थे होमोजीनियस। पर यहाँ पर देखिए ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 है, तो चेंज हो गया ऑर्डर। तो इसका मतलब सभी डेरिवेटिव्स का ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये कैसी है? नॉन होमोजीनियस। अब लीनियर क्यों बोल रहे हैं? लीनियर होने का मतलब ये है कि जितने भी डेरिवेटिव हैं सबकी पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो सबकी पावर 1 है। देखिए होल पावर अगर डिग्री की बात करें तो डिग्री 1 होगी। यहाँ पर अगर आप डिग्री देखेंगे तो वो क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, तो सभी की डिग्री 1 है, आपस में कोई भी प्रोडक्ट में नहीं है, यानी जेड और जेड के डेरिवेटिव प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए, और जेड के डेरिवेटिव की डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड लीनियर। कांस्टेंट कोफिशिएंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर देखिए कोफिशिएंट 1 है, यहां पर -1 है, यहां पर 1 है, और ये क्या है? -1। तो सारे डेरिवेटिव के जो कोफिशिएंट है वो कैसे हैं? कांस्टेंट है। अब नॉन होमोजीनियस क्यों बोल रहे हैं? नॉन होमोजीनियस इसलिए बोल रहे हैं कि यहां पर देखिए ऑर्डर 2 है, इस डेरिवेटिव का ऑर्डर 2 है, ये ऑर्डर 1 का डेरिवेटिव है, ये ऑर्डर 1 का, तो सभी डेरिवेटिव्स का ऑर्डर सेम नहीं है, ऑर्डर सबका सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन होमोजीनियस है। मान लीजिए सबका 2 ऑर्डर होता है, या सबका 3 ऑर्डर होता है, या सबका 4 ऑर्डर होता, तो ये किस केस में आ जाता? होमोजीनियस के केस में आ जाता। क्लियर है? लास्ट टाइम हमने जो 3 वीडियो बनाई है वो सब होमोजीनियस के लिए बनाई थी, तो वो लास्ट तीनों क्लासेस का आप वीडियो देखेंगे तो सब में होमोजीनियस को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, अब ये नॉन होमोजीनियस का केस है। हायर ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं? जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन 2 या मोर देन 2 ऑर्डर की होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं?
हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो ध्यान रखिए, इसको हम क्या बोलेंगे, मान लीजिए इक्वेशन 1 है, इज ए नॉन होमोजीनियस लीनियर partial differential equation with constant coefficient of order 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आपको पता होना चाहिए, हम डेल जेड बाई डेल एक्स को डी मानते थे और डेल बाई डेल वाई को हम डी डैश मानते थे। क्लियर है? डेल बाई डेल एक्स को हम डी मानते थे, डेल बाई डेल वाई को हम डी डैश मानते थे। तो अगर हम इसको चेंज करने लगे तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर जेड डी डैश स्क्वायर जेड प्लस डी जेड और डी डैश जेड इज इक्वल टू 5xy। क्योंकि सब में जेड कॉमन बनता है तो हम उसको फिर ब्रैकेट में लिख देते हैं आउटसाइड, डी डैश स्क्वायर डी माइनस डी डैश जेड इक्वल टू 5xy। तो इक्वेशन 2 से डिनोट कर देते हैं। तो ये भी क्या है, एक नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरीके की स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना होगा, तब हमें उसे सॉल्यूशन करना होगा। सॉल्यूशन ऑफ 2 इज गिवन बाई, अब आपको समझना पड़ेगा इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। यहां पर देखिए जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है और किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई पर या एक्स वाई पर। तो ऑब्वियसली जेड का सॉल्यूशन डिपेंडेंट वेरिएबल का सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म्स में लिखा जाता है, यानी जेड का सॉल्यूशन एक्स और वाई की टर्म्स में लिखा जाएगा। तो यहां पर जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, जेड इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये वैसे ही होगा जैसा आपने होमोजीनियस के लिए किया था, पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के रूल्स चेंज हो जाएंगे। बहुत ही क्लियरली मेरी बात समझिए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो या नॉन होमोजीनियस हो, सॉल्व ऐसे ही करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। बट जब होमोजीनियस की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए रूल अलग होते हैं और पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए रूल अलग होते हैं। बट जब हम नॉन होमोजीनियस पे आते हैं तो सिमिलरली वहां पर भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल तो फाइंड आउट करना होगा, पर उनके रूल चेंज हो जाएंगे फाइंड आउट करने के। तो अब हम नॉन होमोजीनियस की बात कर रहे हैं, इससे पहले तक हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को डील किया था। तो सबसे पहले मैं आपको CF के बारे में बताता हूं, फिर PI के बारे में बताता हूं। तो स्टार्ट विद CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम डिनोट करते हैं CF से, ठीक है। जैसे मान लीजिए यही एक नॉन होमोजीनियस, ये कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन होमोजीनियस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसे नॉन होमोजीनियस मैंने बताया था क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखिए ऑर्डर 2 है, ये ऑर्डर 2 है, ये ऑर्डर 1 है, ये ऑर्डर 1 है। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो हम उसको नॉन होमोजीनियस की कैटेगरी में रख देंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है तो ये आपको याद होना चाहिए, होमोजीनियस की तरह से ही आप इसको डील कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर आप देखिए इस फंक्शन को हम बोलते थे FDD डैश, जैसे कि हम लेफ्ट वाला जो फंक्शन होता था उसको FDD डैश से डिनोट करते थे। यानी ये अगर आप इस इक्वेशन को देखें या इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को देखें तो इसमें केवल D और D डैश की टर्म्स आ रही हैं, तो इसको हम फंक्शन ऑफ D एंड D डैश बोल देते थे। Z एज इट इज लिखते थे 5xy। तो लेट वैसे ही कीजिए, लेट दिस इक्वेशन 1 मान लीजिए बी ए होमोजीनियस या सॉरी नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडी विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर, वो सब आप लिख सकते हैं। तो ये कोई है, इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना होता था। तो आपको याद होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए केवल लेफ्ट वाला पार्ट यूज होता था, राइट वाले को केवल कब यूज करते थे, ओनली फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ध्यान दीजिए अभी हम केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो राइट साइड वाली वैल्यू को हमें क्या चूज करना पड़ेगा, 0। यानी अभी हम 5xy को डील नहीं करेंगे। 5xy को हम डील कब करेंगे, या 5xy जो फंक्शन दिया होता है उसको कब डील करते हैं, जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करते हैं। तो फिलहाल इसे मैं हटा दूंगा, अभी हम केवल
किसको डील करेंगे, एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू 0 को। उससे हम इक्वेशंस बनाते थे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 4CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू 0, इस तरीके की इक्वेशन बनती है। ठीक है, अब इसके लिए जैसे कि मैं केस 1 लिख रहा हूं, केस फर्स्ट क्या होगा, मान लीजिए आपने ले लिया है एफ डी डी डैश इक्वल टू 0, ये वाला जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनता था उसको हम 0 रख देते हैं। अब मान लीजिए ये कुछ इस तरीके की फैक्टराइज फॉर्म बनाता है, जो एफ डी डी डैश है ना वो कुछ इस तरीके की फॉर्म बनाता है, डी माइनस M1 डी डैश माइनस ए, और दूसरा फैक्टर बनता है डी माइनस M2 डी डैश माइनस ए इज इक्वल टू 0। मान लीजिए ये कोई फैक्टर बनते हैं, या जेड भी ले लीजिए आप, तो जेड भी रख सकते हैं। ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स, दिस इक्वेशन इक्वल टू 0। मान लीजिए एफ डी डी डैश ऑफ द फॉर्म लाइक दिस, ये पहला फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है। मान लीजिए 2 ऑर्डर की इक्वेशन है तो ऑब्वियसली 2 फैक्टर बनेंगे। अगर ये 3 ऑर्डर की इक्वेशन है तो ऑब्वियसली 3 फैक्टर बनेंगे। अगर ये 4 ऑर्डर की इक्वेशन है तो ऑब्वियसली 4 फैक्टर बनेंगे। तो फिलहाल मैंने अगर आपसे 2 ऑर्डर की इक्वेशन को डील किया है तो मैं वैसे ही बोल रहा हूं कि इसका 2 ऑर्डर की जो इक्वेशन है उसके कितने फैक्टर बनेंगे, 2 फैक्टर बनेंगे, क्योंकि इसके 2 रूट्स निकलते हैं। तो 2 रूट्स क्यों निकलते हैं, क्योंकि 2 फैक्टर आते हैं। तो ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर ये 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऑब्वियसली इसके 2 फैक्टर बनेंगे। मान लीजिए वो दोनों फैक्टर कुछ इस तरीके से हैं, डी माइनस M1 डी डैश माइनस ए, डी माइनस M2 डी डैश माइनस बी ले लीजिए, इसको ए ना लेके बी ले लीजिए क्योंकि ए हम ले चुके हैं। तो इसके लिए CF लिखने का तरीका क्या होगा, पहले इसके लिए CF लिखते हैं। जैसे तो CF कैसे लिखेंगे, देखिए पहले ये माइनस ए वाली वैल्यू यूज करेंगे, e टू द पावर ax आपको लिखना है, F1 y प्लस M1x लिखना है, ये पहले फैक्टर का CF होगा। सिमिलरली दूसरे फैक्टर का CF कैसे लिखेंगे आप, दूसरे फैक्टर का CF आप ऐसे लिखेंगे, जैसे e टू द पावर यहां पर क्या है b वैल्यू bx F2 y प्लस M2x। ध्यान रखना पड़ेगा ये माइनस साइन होने चाहिए, अगर ये प्लस है तो माइनस बनाने पड़ेंगे। आपको समझिए, अगर ये फैक्टर ये कुछ लिखा होता d प्लस M1 डी डैश प्लस ए, बहुत ही क्लियरली मेरी बात को समझिए, d प्लस M1 डी डैश प्लस ए इस तरीके से लिखा होता तो मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए माइनस साइन चाहिए। तो माइनस साइन के लिए मैं क्या लिखता, d माइनस माइनस M1 डी डैश माइनस माइनस ए, तो फिर यहां पर क्या आता माइनस ए और माइनस M1। ऐसे ही अगर ये दोनों प्लस होते तो यहाँ क्या आता माइनस बी और माइनस M2। तो आपको समझना पड़ेगा, अगर फैक्टर माइनस में है तो सॉल्यूशन प्लस पे लिखा जाएगा, और फैक्टर अगर प्लस में है तो सॉल्यूशन माइनस पे लिखा जाएगा। क्लियरली आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। फैक्टर या तो इस फॉर्म पे हो, अगर इस फॉर्म पे नहीं है तो आपको इस फॉर्म पे बनाना पड़ेगा विद माइनस साइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए इस तरीके का कोई केस बना है, केस 2 ले लेते हैं। मान लीजिए ये एफ डी डी डैश इज इक्वल टू 0 हमने किया, ठीक है, और वो कुछ इस तरीके के 2 फैक्टर बन गए, डी प्लस M1 डी डैश प्लस ए, और दूसरा फैक्टर बन गया डी प्लस M2 डी डैश प्लस बी जेड इक्वल टू 0। तो आपको इनको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, जैसे डी माइनस माइनस M1 डी डैश माइनस माइनस ए, ये पहला फैक्टर। सिमिलरली दूसरा फैक्टर भी उसी तरीके से लिखना पड़ेगा। दूसरा फैक्टर कैसे लिखना पड़ेगा, डी माइनस माइनस M2 डी डैश और माइनस माइनस बी जेड इक्वल टू 0। इस तरीके से आपको इसको इस फॉर्मेट पे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो CF कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा यहाँ पर, e टू द पावर माइनस ax, क्योंकि ध्यान दीजिए ये माइनस a है, F1 y प्लस M1 का मतलब माइनस M1 प्लस e टू द पावर माइनस bx F2 y माइनस M2x। तो ये कॉन्सेप्ट आप बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। एक ये कॉन्सेप्ट था, एक ये कॉन्सेप्ट था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को डील कर लेते हैं, जैसे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है यहाँ पर, अगर आप देखें तो डी स्क्वायर माइनस डी डैश, ये क्या है बच्चे, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी माइनस डी डैश, इस तरीके से ये लिखा हुआ है जेड इक्वल टू 0,
ठीक है, यानी दिस फॉर्म एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू 0, ये हमने ले लिया फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब फॉर सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल पे डील नहीं कर रहे। तो अब आप देखिए जैसे डी स्क्वायर माइनस डी डैश है, तो इसको अगर आप देखें तो डी माइनस डी डैश और डी प्लस डी डैश लिख सकते हैं हम, अगर आप समझ रहे हैं। सिमिलरली ये एक फैक्टर है जिसको हमने डी माइनस डी डैश ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। दोबारा समझिए, ये डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश है, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर है, तो इन दोनों को ए माइनस बी एंड ए प्लस बी इस तरीके से लिख लिया और ये सेम कॉपी कर लिया। अगर इन दोनों की बात की जाए तो ये दोनों इसमें से कॉमन बन रहा है, इधर से डी माइनस डी डैश कॉमन बन रहा है और इधर से भी डी माइनस डी डैश। तो एक फैक्टर डी माइनस डी डैश कॉमन आ गया, दूसरा फैक्टर क्या बन गया डी प्लस डी डैश, और इधर से क्या बचेगा 1। तो अब आप देखिए ये कुछ इस तरीके की फॉर्म बन गई, ठीक है। अब आप देखिए इसको मैं क्या लिख रहा हूं, जैसे पहले वाले फैक्टर को मैं लिख रहा हूं डी माइनस डी डैश माइनस 0, ऐसा मैंने लिखा है क्योंकि 0 तो किसी में से भी लेस की जा सकती है या ऐड की जा सकती है। सिमिलरली इसको देखिए दूसरे वाले फैक्टर को डी माइनस माइनस 1 डी डैश लिख रहा हूं और माइनस 1 लिख रहा हूं। तो दोबारा से क्लियरली समझिए, डी माइनस डी डैश और माइनस 0, क्योंकि ए की वैल्यू यहां पर अवेलेबल नहीं है तो 0 ले लेते हैं। सिमिलरली डी प्लस डी डैश है तो माइनस माइनस 1 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डी डैश, और प्लस 1 है तो माइनस 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 1। तो अगर आप देखें तो इस वाले केस में m की वैल्यू -1 है या m1 कह दीजिए, और a की वैल्यू 0 है, ठीक है। अगर इस वाले केस में देखें तो m2 इज इक्वल टू -1 है और a की वैल्यू a की यहाँ पर m1 की वैल्यू 1 है, क्योंकि माइनस साइन तो हम लेते ही हैं। देखिए आप देखिए अगर जनरल केस देखेंगे तो माइनस साइन तो यहाँ होना ही चाहिए, तो माइनस साइन तो है ही, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1 है, a की वैल्यू 1 है। दोबारा लिख लेते हैं m1 इक्वल टू 1, ठीक है, और a इज इक्वल टू 0। अगर इधर बात करें तो m2 क्या है, ये ब्रैकेट वाली वैल्यू, दिस इज -1 और a इज इक्वल टू -1। तो अब आपको इस तरीके का सॉल्यूशन यानी ये सेकंड वाली फॉर्म का सॉल्यूशन बना के लिखना पड़ेगा। तो CF कैसे लिखेंगे, CF कुछ लिखेंगे e टू द पावर ax, a का मतलब यहां पर क्या है 0x, f1 y प्लस m1x, m1 क्या है 1, प्लस m2, या b की बात करें इसे b ले लीजिए, b इज इक्वल टू -1, तो b की क्या लिखेंगे e टू द पावर -1x f2 y प्लस m2 का मतलब क्या है यहां पर -1 x, ये CF बनेगा। तो इसको आगे अगर हम कंप्लीटली सॉल्व कर दें तो इसको आगे देखिए सॉल्व क्या बनेगा, CF इज e टू द पावर 0x तो 1 ही बनेगा, तो f1 y प्लस x और e टू द पावर -x f2 y माइनस x, ये CF बन के आएगा कंप्लीटली, ठीक है। इस तरीके से आप कंप्लीट CF बना सकते हैं। तो ये कुछ केस हुआ, ठीक है। तो बेटा आपको बहुत ही क्लियरली इस चीज को समझना पड़ेगा। अगर ये सारे वैल्यूज जैसे ये m1 का कोफिशिएंट माइनस हो और a का कोफिशिएंट माइनस हो तो प्लस वैल्यूज आएंगी। माइंड में सेट कर लीजिए, अगर ये दोनों कोफिशिएंट माइनस हो तो प्लस वैल्यू आएंगी, अगर ये कोफिशिएंट प्लस हो तो माइनस वैल्यूज आएंगी। रिवर्स ऑर्डर में चलना है, माइनस है तो प्लस आएंगी, प्लस है तो माइनस आएंगी, जैसा मैंने यहां पर भी किया है। अगर आप देखें तो ये दोनों कोफिशिएंट माइनस थे तो यहां पर प्लस आए हैं, और ये दोनों कोफिशिएंट प्लस थे, देखिए ये दोनों कोफिशिएंट अगर इसको देखिए, ये तो मैंने इसको मॉडिफाई करके लिखा था, अगर इस कंप्लीट फैक्टर को देखिए इसे d प्लस डी डैश प्लस 1, तो इसको कंपेयर आप यहां से कर सकते हैं d प्लस m2 डी डैश प्लस b। तो अब आप देखिए इस फैक्टर को और इस फैक्टर को देखें तो m2 का मतलब यहां पर वैल्यू दिखाई देगी, और ये तो उस केस में माइनस वाले को फैक्टर आते हैं, मैंने ये केस नंबर 2 में बताया था। तो क्लियरली समझिए, जब माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस है तो माइनस आएगा। तो वैसा ही मैंने यहां पर किया है। अगर आप देखें तो देखिए ये माइनस था तो प्लस वैल्यू आई और ये प्लस था तो माइनस वैल्यू आई। क्लियर है, ठीक है। अब केस नंबर 3 ले लेते हैं। मान लीजिए ये फैक्टर रिपीट हो जाए, केस नंबर 3 भी ले लेते हैं। केस नंबर 3 को डील कर लेते हैं। केस नंबर 3 मान लेते हैं कि ये फैक्टर रिपीट हो जाए, जैसे हमने लिया फॉर CF f d d डैश z इक्वल टू 0। मान लीजिए ये 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसके अगर दोनों फैक्टर सेम आ जाए, मान लीजिए इस तरीके का आ जाए m d डैश माइनस a होल स्क्वायर z इक्वल टू 0, यानी कहने के लिए तो ये 2 फैक्टर हैं पर दोनों सेम है, इसलिए इसको होल स्क्वायर करके लिखा है। तो इसका मतलब क्या है, ये रिपीटेड फैक्टर है।
जैसे अगर आपको होमोजीनियस का केस याद आ रहा हो तो m की 2 वैल्यू सेम आ जाए या m की 3 वैल्यू सेम आ जाए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, तो वैसा ही सोचते हैं। मान लीजिए 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 3 वैल्यू तो आने से रही, 2 ऑर्डर की इक्वेशन है तो 2 फैक्टर बनेंगे, 2 ही वैल्यू आएगी। तो मैंने 2 ऑर्डर की इक्वेशन है तो 2 फैक्टर मैंने यहां पर ले लिए, और मान लीजिए वो दोनों रिपीटेड है, सेम टाइप के बन जाते हैं, तो फिर CF लिखने का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, वैसे ही आप लिखेंगे जैसे e⁴ax, याद रखिए माइनस होगा तो प्लस आएगा, सारी वैल्यूज क्या रहेंगी, प्लस रहेंगी। ऐसे लिखेंगे पहला, और दूसरा कैसे लिखते थे, x से मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल सेम रिपीट कर दीजिए, बस यहां पर F2 ले लेना। 2 फैक्टर है तो 2 फैक्टर को कुछ इस तरीके से हम लिख देंगे। तो बहुत ही क्लियरली आपको समझना पड़ेगा, फैक्टर 2 थे बट दोनों रिपीट कर रहे थे, क्योंकि रिपीटेड फैक्टर थे तो दोनों के लिए सेम CF लिखा गया है, पर दूसरे वाले CF को किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, x से। अब मैं दोबारा से इस बात को डील कर रहा हूं कि ये दोनों माइनस थे तो मैंने यहां पर दोनों ही केस में प्लस लिखा है, देखिए +a +m। अगर ये दोनों माइनस होते तो मैं दोनों प्लस होते तो मैं माइनस लिखता। दोबारा से देखिए, ये माइनस है तो प्लस लिखा है, प्लस होते तो माइनस लिखेंगे। मान लीजिए 1 + 1 माइनस होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर वो साइन चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ केस नंबर 3। अब कई बार केस नंबर 4 की बात कर लेते हैं। केस नंबर 4 आप देखिए, केस नंबर 4 क्या है कि अगर ये FDD' फैक्टराइज ही ना हो, मान लीजिए इफ FDD' इज नॉट फैक्टराइज, मान लीजिए कई केस में ऐसा होता है कि फैक्टर बनते ही नहीं है। फैक्टर नहीं बनेंगे तो उस केस में क्या करेंगे आप, जैसे हमेशा एक सॉल्यूशन लेट करेंगे फॉर दिस, इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर दिस वी लेट z = a e⁴hx + ky be the solution of given PD। ऐसा हम मान लेंगे फॉर दिस या फॉर CF वी लेट z = a e⁴hx + ky be the solution of PD। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली d⁻² z = 0। अब मैं 5xy क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि अभी मैं CF की बात कर रहा हूं, तो 5xy डजंट मैटर। तो 5xy के लिए यहां पर कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं होगा, क्योंकि मैं CF की बात कर रहा हूं। जब पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करते हैं तो 5xy रोल में आता है, ठीक है। तो अभी 5xy का कोई रोल नहीं है, तो राइट साइड को मैंने 0 ले लिया। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये देखिए ये नॉन होमोजीनियस क्यों है, क्योंकि यहां पर डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, 2, और यहां पर डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, 1, तो इसलिए ये नॉन होमोजीनियस है। लीनियर क्यों है, क्योंकि अगर आप इस डेरिवेटिव को अगर आप इसको लिखेंगे तो कुछ इस फॉर्म पे लिखेंगे ∂z/∂x एंड ∂2z/del y² = 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखिए इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो ये नॉन होमोजीनियस है। अगर इनकी डिग्री की बात करें तो आप डिग्री देखिए, तो इन दोनों की डिग्री क्या है, 1 है, और आपस में ये प्रोडक्ट में भी नहीं है, तो ये कैसी है, लीनियर है। इनके कोफिशिएंट कैसे हैं, कांस्टेंट है, तो इसलिए कांस्टेंट कोफिशिएंट है। तो नॉन होमोजीनियस है, लीनियर है, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है। हायर ऑर्डर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखिए ऑर्डर 2 की डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, ∂2z/del y²। जो मैक्सिमम ऑर्डर होता है उतना ही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो दिस इज द नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर या ऑर्डर 2। तो नॉन होमोजीनियस है, बट ये फैक्टराइज नहीं है। सिंस अगर इसको हम कहें d - d' इज नॉट फैक्टराइज, इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। फैक्टराइज का मतलब यहां पर लीनियर फैक्टर से है। वैसे तो आप बना सकते हैं √d - d' प्लस √d - d', तो वो फैक्टराइज रेशनल फैक्टर, अगर आप कहेंगे तो रेशनलाइज वो केस हो जाएगा, वो रेशनल फैक्टर हो जाएंगे, वहां पर लीनियर फैक्टर नहीं बनेंगे। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी फैक्टर बना देंगे, अंडर रूट वाले फैक्टर बनेंगे तो वो हमारे किसी काम के नहीं है। हमें लीनियर टाइप के फैक्टर बनाने हैं, यानी ये इस टाइप के फैक्टर बनाने हैं। ये लीनियर फैक्टर्स हैं जहां पर सभी की पावर 1 हो, तो वो क्या होते हैं, लीनियर फैक्टर होते हैं। तो हमें लीनियर फैक्टर बनाने होते हैं, तभी हम CF लिख सकते हैं। बट आप देखिए तो इसके लीनियर फैक्टर नहीं बनेंगे। वैसे तो फैक्टर पॉसिबल है, जैसे कि मैं अगर आपको रफली बता दूं तो रफली आप समझिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यहां पर आप लिखे हुए हैं d'², तो इसको अगर आप फैक्टर लिखेंगे तो आप ऐसा लिख सकते हैं √d - d' और √d + d'।
ये आप दो फैक्टर बना सकते हैं, बट ये दोनों फैक्टर आपके अगर देखिए तो आपको अंडर रूट है, रेशनलाइज फंक्शन से आ रहे हैं, तो रेशनल और इरेशनल टाइप के फैक्टर बनेंगे तो वो हमारे लीनियर फैक्टर नहीं होते, तो लीनियर नहीं होते तो ये हमारे लिए कोई यूजफुल फैक्टर नहीं है, तो इसलिए हम इस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसके बाद अब आप आगे देखिए, अब ये कोई फैक्टर है जो कि नॉन फैक्टराइज है या नॉन लीनियर फैक्टराइज है, तो उस केस में हम इस तरीके का सॉल्यूशन मान लेते हैं 4CF, लेट इसको इक्वेशन 1 मानिए, लेट z इक्वल टू a e टू द पावर hx प्लस ky, इसको 2 मान लीजिए, बी द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, मान लेते हैं ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है। अगर ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है तो फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा, तो डी का मतलब क्या होता है, डेल जेड बाई डेल एक्स। तो बच्चे अगर मैं डेल जेड बाई डेल एक्स कैलकुलेट करूं, यानी जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करूं, यहां पर देखिए जेड इक्वल टू दिस लिखा हुआ है, जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ए कांस्टेंट है, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन सेम ही रहेगा, और क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एच एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो h आ जाएगा। तो इसको हम डी डैश जेड, सॉरी इसको हम डी जेड भी कह सकते हैं। रीजन, क्योंकि डेल बाई डेल एक्स क्या होता है, कैपिटल डी, और ये क्या है, जेड, तो इसको डी जेड भी कह सकते हैं। सिमिलरली अब अगर हमें ये डी कैलकुलेट हो गया, अगर हम डी डैश की बात करें तो डी डैश के लिए हमें वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो जेड को हम वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, और वो भी कितनी बार करना पड़ेगा, 2 टाइम्स, क्योंकि डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर है, तो 2 टाइम अगर हम डिफरेंशिएट करके लिखें तो डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, में डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, तो वो क्या बनेगा, ए तो सेम रहेगा, ई टू द पावर एच एक्स के वाई भी सेम रहेगा, पर जब आप वाई के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो के वाई का डिफरेंशिएशन 2 बार होगा। जैसे पहली बार करेंगे के वाई का तो के आएगा, दोबारा से के वाई का करेंगे फिर से के आएगा, तो के स्क्वायर टाइप का केस बनेगा। इसको हम बोल सकते हैं डी डैश स्क्वायर इंटू जेड। रीजन, क्योंकि अगर आपको पता है कि डेल स्क्वायर और डेल वाई स्क्वायर, ये क्या बनेगा आपका, जेड को हटा दीजिए, यहां से जेड को हटा दीजिए, तो ये जो डेरिवेटिव होगा ये डी डैश स्क्वायर है, और इंटू जेड, डी डैश स्क्वायर इंटू जेड। ये दोनों जो डेरिवेटिव है इनको इक्वेशन 1 में रख दीजिए आप। देखिए इक्वेशन 1 क्या है, डी और डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू 0, तो डी की वैल्यू रख दीजिए, इट मीन्स ए एच ई टू द पावर एच एक्स के वाई, और डी डैश स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए ए के ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। तो यहां पर हम लिखेंगे देन फ्रॉम फर्स्ट से हम लिख रहे हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट से ये क्या बनेगा, ए एच ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई माइनस ए के स्क्वायर ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, और राइट साइड क्या है हमारी, 0 है। ठीक है, अब देखिए यहां से ए कॉमन आ सकता है, ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई कॉमन आ सकता है, और एच माइनस के स्क्वायर, ये कोई इक्वेशन बनती है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, हम ए को 0 कर सकते हैं, इसको 0 कर सकते हैं, और इसको 0 कर सकते हैं। टोटल 3 ऑप्शन है, या तो ए 0 हो सकता है, या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन 0 हो सकता है, या एच माइनस के स्क्वायर 0 हो सकता है। मान लीजिए आपने ए को 0 कर दिया, ए को 0 करने का मतलब क्या है, आपने इस ए को 0 कर दिया, तो जेड इंटू 0 इंटू दिस फंक्शन, ये क्या हो जाएगा, 0, तो जेड इक्वल टू 0 बी द सोल्यूशन, यानी इसका सोल्यूशन क्या हो गया, 0 हो गया। समझ रहे हैं आप, तो ए को आप 0 नहीं कर सकते क्योंकि सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। मान लेते हैं आप ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई को 0 कर देते हैं, तो ई टू द पावर एच एक्स के वाई भी इसके ए के मल्टीपल में लिखा है, मान लीजिए इसको आपने 0 कर दिया, तो ए इंटू 0 जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और आपने तो जेड को क्या मान रखा है, सोल्यूशन ऑफ दिस, तो इसका मतलब जेड इक्वल टू 0 बी द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। एक ही ऑप्शन बचता है, एच माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एच माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, तो देयरफॉर एच इक्वल टू के स्क्वायर, तो ये कंडीशन आ गई। अब सॉल्यूशन क्या लिखते हैं आप, सी एफ क्या लिखेंगे, देयरफॉर सी एफ इज जेड इक्वल टू समेशन ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, वेयर एच इक्वल टू के स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं जेड इक्वल टू समेशन ए, एच को क्या रख दीजिए, के स्क्वायर ई टू द पावर के स्क्वायर एक्स प्लस के वाई, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या तो मेंशन कर दीजिए या फिर आप इसको लिख दीजिए। अब आपने सोचा होगा कि मैंने समेशन क्यों लगा दिया, जैसे मैंने सॉल्यूशन तो माना है ए ई टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई, बट मैंने यहां पर क्या किया है, समेशन लगा दिया है।
अब समेशन लगाने का लॉजिक क्या है, एच और के आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो एच और के की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, एच और के की क्या हो सकती हैं, बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो एच और के की जब डिफरेंट डिफरेंट या इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं तो ऑब्वियसली आपको उनको अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग सॉल्यूशन बन सकते हैं। तो सब सॉल्यूशन को एक साथ लेके चलना है, तो सब सॉल्यूशन को एक साथ लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या लगाया, समेशन लगाया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, सोल्व द पीडी डी डी डैश -1 डी प्लस 2d डैश -2 z इक्वल टू 0। ये ध्यान दीजिए कि ये पहले से फैक्टर बने हुए हैं, पर कई बार फैक्टर नहीं बने होंगे। मान लीजिए ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में करके डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दी जाए तो आपको फैक्टर खुद से बनाने पड़ेंगे। तो दीज आर द लीनियर फैक्टर का, देखिए सबकी पावर 1 है तो लीनियर फैक्टर है। और ये नॉन होमोजीनियस का केस क्यों है, क्योंकि जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे सभी डेरिवेटिव का ऑर्डर सेम नहीं रहेगा, सबका ऑर्डर डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब वो नॉन होमोजीनियस का केस है। सभी ऑर्डर की पावर या सभी डेरिवेटिव्स की पावर 1 रहेगी, यानी डिग्री 1 रहेगी, तो इसलिए वो लीनियर है और आपस में वो प्रोडक्ट में भी नहीं होंगे। ठीक है, इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या होंगी, इनके कोफिशिएंट कांस्टेंट रहेंगे तो कांस्टेंट कोफिशिएंट बोलेंगे। और क्योंकि ये हायर ऑर्डर है, यानी 2 या 2 से ज्यादा के ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं उनको हम हायर ऑर्डर में डालते हैं, तो ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। तो एग्जैक्टली हम वही इक्वेशन डील कर रहे हैं जो अभी फिलहाल कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सोल्व द पीडी ऑफ डी प्लस डी डैश -1 डी प्लस 2d डैश -2 z इक्वल टू 0। अब आपको समझना पड़ेगा, अगर ये फैक्टर नहीं दिए होते तो ये फैक्टर आपको बनाने पड़ते। वो कॉन्सेप्ट आप जैसे जैसे आगे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो देख लेंगे। अभी राइट साइड को 0 क्यों लिया है, क्योंकि ओनली वी हैव टू डिस्कस अबाउट CF। ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर के लिए जैसे CF लिखने की कोशिश करते हैं तो CF कैसे लिखेंगे, अब आप अपने माइंड में सेट रखिए, कंपेयर विद d माइनस एम डी डैश माइनस ए। ये आप फैक्टर अपने माइंड में सेट करके रखिए। जब भी आप कोई CF लिखने जाएं तो इसको माइंड में रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग आपको CF लिखते जाना है। और इसका जो CF होता था ना वो कुछ ये होता था, e⁴ax f1 y प्लस x। ठीक है, ये क्वेश्चन से अलग की चीजें हैं, ये सिर्फ आपको अपने माइंड में सेट करनी है कि CF इज इक्वल टू दिस। इसका CF क्या होता था, e⁴ax प्लस y f1 y प्लस m1 x, ये होता था। ठीक है, क्लियरली आपको समझ लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर कटिंग हो गई है, m1x। ठीक है, y प्लस m1x। अब इस y प्लस m1x के अकॉर्डिंग आपको CF लिखना है। तो जैसे इसको CF लिखने जाते हैं फर्स्ट वाले फैक्टर का, तो CF देखिए, जैसे ये -1 है तो यहाँ पर लिखेंगे e⁴1x, क्योंकि माइनस तो हमें चाहिए। ठीक है, f1 y प्लस m1 का मतलब यहाँ पर फैक्टर देखना पड़ेगा या m देखना पड़ेगा, ये प्लस है, प्लस होगा तो मैंने क्या कहा था, माइनस साइन आएगा, 1x। ठीक है, अब दूसरे वाले केस में आ जाइए, जैसे इधर आ जाते हैं, ये -2 है तो दैट इज ओके, माइनस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस है तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब ये यहां पर माइनस होना चाहिए था क्योंकि m भी माइनस पे होता है, पर ये क्या है, प्लस पे, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो CF क्या बन गया, e⁴x